अगला टॉपिक है अपना बच्चों ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री। सबसे चिंदी, सबसे घटिया फालतू चैप्टर। पहली बात तो ये जेई में, नीट में है भी नहीं, आपके ये बोर्ड्स के लिए है। तो बोर्ड्स के लिए इस चैप्टर की बेसिक हैसियत है 2 मार्क वगैरह की, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको पीएचडी नहीं कराने वाला हूँ। जितना एकदम फास्ट मार्किंग दूंगा, मार्किंग करने का, बेसिक चीज़ें समझ लेने का और लर्न करके ख़त्म करने का, ठीक है। इसमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी है ना, आज ये आइंस्टाइन नहीं बनना है इसमें, ठीक है बच्चों। चलो, क्या ये फंडा ग्रीन केमिस्ट्री, नैनो केमिस्ट्री, नाम से ही पता चल रहा है। ग्रीन केमिस्ट्री मतलब ये तो भाई एनवायरनमेंट वाली, जो एनवायरनमेंट वाले फंडे वो होंगे। और नैनो, सबने टोनी स्टार्क का आयरन मैन सूट तो देखा ही है अवेंजर्स एंड गेम में, है ना, नैनो टेक्नोलॉजी वाला। तो फंडा ये है कि भाई अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से अब हम लोग नैनोस्कोपिक पार्टिकल्स, यानी कि नैनो स्केल 10⁻⁹ जो 10⁻⁹ मीटर्स का जो स्केल होता है, उतने छोटे पार्टिकल्स पे जा चुके हैं, राइट। और उनके बारे में ये बेसिक आइडिया इस चैप्टर में है, राइट। दिस चैप्टर इज फुल ऑफ डेफिनेशंस। तो आपके बोर्ड एग्जाम में या थियरी पेपर में इसमें से डेफिनेशन जरूर आएंगे। जैसा कि मैंने मेंशन किया, ये चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये ना ही जेई में है ना ही नीट में है, ठीक है। ये सिर्फ सीईटी में आएगा, एमएससीटी सीईटी में, और आपके बोर्ड्स में आएगा, ठीक है बच्चों। पहले ये क्लैरिटी कर लो अपने दिमाग में। अच्छा, टू मिनिमाइज पोल्यूशन वी हैव टू अडॉप्ट ग्रीन केमिस्ट्री। मार्क करते जाओ एक एक लाइन फटाफट, टाइम पास नहीं। क्या है ग्रीन केमिस्ट्री? डेफिनेशन: it is a use of chemistry for pollution prevention by environmentally conscious design of chemical products and processes that reduce or eliminate the use or generation of hazardous substances. सीधा definition of green chemistry. Mark important, डायरेक्ट पूछेगा। MCQ पॉइंट क्या है सीईटी के हिसाब से और बोर्ड के हिसाब से इस चैप्टर में से, कि भाई ये ग्रीन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? पॉल एनेस्टास ने दिया था। किसने दिया था? पॉल टी एनेस्टास नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये आइडिया दिया था किसका? ग्रीन केमिस्ट्री का। 1 मार्क क्वेश्चन भी आता है या एमसीक्यू में भी आता है। क्या ये सब बच्चे समझ पा रहे हैं? सिंपल चीज है, ओके। अभी देयर आर 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। क्या है? 12 प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्यू आता है, इसमें से LAQ नहीं आएगा, प्लीज समझ लेना। कोई इतना फालतू नहीं बैठा है कि आपको 12 प्रिंसिपल लिखने को देगा पूरे 4 मार्क के लिए, ठीक है। आपको ऐसे क्यू आएगा जहां पे आपको एनी 2 या एनी 4 प्रिंसिपल्स लिखने को बोलेगा, ठीक है ना बच्चों? समझ पा रहे हो आप लोग? एनी 2 या एनी 4। तो आप एनी 2 या एनी 4 नहीं, आपको नेम नहीं, आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने होंगे। ऑफ कोर्स नेम नहीं करने हैं, आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने हैं। प्रिंसिपल्स को 2-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, बस, ज्यादा नहीं। वो भी मैं आपको मार्किंग दे रहा हूं, उतना ही लिखना है, ठीक है बच्चों? चलो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे मैं वापस आऊंगा, टेंशन मत लो। मैं वो पैराग्राफ हम लोग वापस करेंगे, पहले प्रिंसिपल्स खत्म करेंगे। पहला प्रिंसिपल है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट का जो है वो जनरेशन प्रिवेंट करना है, कम करना है, ठीक है। कैसे भाई? तो इस प्रिंसिपल को आप एक छोटे से लाइन में समझाओगे तो वो ये है ना कि गिव प्रायोरिटी टू प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट। मतलब वेस्ट जमा हो गया, उसके बाद उसको साफ करने में मेहनत और पैसा लगे, उससे अच्छा पहले ही वेस्ट कम बनाओ, सही है ना? ऑफ कोर्स, सो दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। क्या समझ पा रहे हो? और इलस्ट्रेशन का मतलब समझते हो क्या होता है? इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो यार, एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑफ कोर्स, तो अगर आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट आया अलग से, कई बार ऐसा होता है कि शॉर्ट नोट आता है। अब यहाँ पे अगर आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क के शॉर्ट नोट के लिए आया, भाई एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट, तो आपको ये 2 लाइन और 1 या 2 एग्जांपल लिखने पड़ेंगे अलग से। या अगर इट्स पार्ट ऑफ अ बिगर आंसर, ठीक है, कि एक्सप्लेन एनी 2 प्रिंसिपल्स, एक्सप्लेन एनी 4 प्रिंसिपल्स, तो आप 1 एग्जांपल लिख दो, 2 लाइन, 1 लाइन लिख दो, बस हो गया। समझ में आ रही बात? तो जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ZWT, डेवलपमेंट ऑफ जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, और जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी में भी फर्दर एग्जांपल्स और डिटेल में दिए हुए हैं। ये अच्छा MCQ क्वेश्चन बनता है। देखो, एश ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड ब्रिक। जो थर्मल पावर स्टेशन में कोल बर्न हो रहा है, उसमें से जो राख निकल रही है, उसको सीमेंट और ब्रिक इंडस्ट्री में सीमेंट और ब्रिक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, रेती की जगह पे। समझ पा रहे हो? ठीक है। इफ्लुएंट मतलब समझते हो? सुएज वाटर, खराब पानी। इफ्लुएंट फ्रॉम
cleansing of machinery in industries is used as coolant in thermal power station. तुमको थर्मल पावर स्टेशन में पानी चाहिए कूलेंट के लिए, तो किसने बोला साफ पानी चाहिए? गंदा पानी भी यूज कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ उसका काम क्या है? सिर्फ हीट लेना ना, ठीक है। तो ऐसा एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। सेकंड है एटम इकोनॉमी। इसके ऊपर भी कई बार शॉर्ट आंसर आ सकते हैं आपके बोर्ड्स में, छोटा सा। क्या है एटम इकोनॉमी? उसका डेफिनेशन मार्क कर लो पहले। इट इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एटम्स फ्रॉम द स्टार्टिंग मटेरियल्स दैट आर प्रेजेंट इन द यूजफुल प्रोडक्ट्स एट द एंड ऑफ केमिकल प्रोसेस। तो इसको सिंपल भाषा में कैसे समझेंगे अपन? क्या हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा है? रिएक्टेंट्स का जो वेट है वही प्रोडक्ट्स का है, बरोबर है बच्चों। बट बाय प्रोडक्ट्स तो हमारे लिए फालतू हैं। बहुत कम बार ऐसा होता है कि बाय प्रोडक्ट कुछ यूजफुल होता है ना। तो यूजफुल एटम्स जो रिएजेंट में थे वो प्रोडक्ट में ऐसा ट्राई करना है कि बाय प्रोडक्ट्स आपके कम से कम बने। क्या ये बात समझ में आ रही है? सिंपल। तो इसीलिए इसको क्या बोला हमने? एटम इकोनॉमी बोला, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो आपके ज्यादा वेस्ट नहीं होने चाहिए। ठीक है बच्चों, सिंपल। अगेन एग्जांपल इलस्ट्रेशन अगर हम लोग देखें एटम इकोनॉमी का, एटम इकोनॉमी का आपको कई बार वो लोग एक छोटा सा ये भी पूछ लेते हैं फॉर्मूला। ठीक है, एटम इकोनॉमी का फॉर्मूला परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी क्या है? फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट्स। बस इतना याद कर लेना है, बहुत ही सिंपल है यार। इनटू 100 प्रोडक्ट में जितना फॉर्मूला वेट समझते हो ना, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से जो वेट कैलकुलेट किया वो फॉर्मूला वेट ऑफ प्रोडक्ट अपॉन फॉर्मूला वेट ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू 100, सिंपल। ये होती है परसेंटेज ऑफ एटम इकोनॉमी। अगर वो आपको बोलेगा कि डिफाइन एटम इकोनॉमी, तो आपको डेफिनेशन और फॉर्मूला दोनों लिखना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना बोर्ड्स में। अगर आपको बोलेगा ना डिफाइन एटम इकोनॉमी और एक्सप्लेन एटम इकोनॉमी, तो डेफिनेशन एज वेल एज फॉर्मूला। क्लियर? ठीक है, तो दैट वाज योर प्रिंसिपल नंबर 2। ठीक है, प्रिंसिपल नंबर 2 वाज एटम इकोनॉमी। ठीक है, थर्ड प्रिंसिपल है आपका लेस हैजार्डस केमिकल सिंथेसिस। ऑब्वियसली ऐसे मटेरियल्स बनाने जो एनवायरनमेंट के लिए या हमारे लिए ज्यादा हैजार्डस ना हो, जैसे कि डीडीटी, दीनदयाल त्रिवेदी नहीं, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब्रीविएशन ऑफ केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन। 1948 में पॉल ब्यूलर मलेरिया के लिए बनाया था ये इन्होंने। ठीक है, अभी मलेरिया का डायरेक्ट इलाज नहीं होता था डीडीटी से, मच्छर मरते थे। ठीक है, तो ये डीडीटी जो एक है मटेरियल था, हम लोग इसको हैलोजन डेरिवेटिव्स में तो बहुत डिटेल में कवर करते हैं। तो ये जो है इंसेक्टिसाइड था। क्या था ये? इंसेक्टिसाइड, मच्छर वगैरह मारने के लिए। ठीक है ना, म्यूलर ने बनाया था, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला था 1948 में। तो ये जो मलेरिया कैरिंग मस्कीटोस थे उनको मारता था, तो ये एक्चुअली अच्छा था। पर हुआ क्या कि बाद में पता चला कि डीडीटी तो सुपर हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, ये सॉइल में चला जाता है, प्लांट्स में अब्जॉर्ब हो जाता है, ह्यूमंस की बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाता है वगैरह। सो दैट इज वाई इसको अभी यूज नहीं करते, लेस हैजार्डस ऑप्शंस देखते हैं अपन। क्या ये बात समझ में आई? सो नाउअडेज बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड। ये जो लाइन है, इस पूरे चैप्टर में अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ के गए और फिर ये एक लाइन पढ़ के गए, तो भी चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा। वन ऑफ द गामा आइसोमर्स ऑफ BHC इज कॉल्ड गैमेक्सेन और लिंडेन। अब मैंने आप लोगों को, खास करके जेई स्टूडेंट्स को ये पढ़ाया था, इसका नाम हमने लिखा था 666, याद है? 666, C6 है, H6 है, Cl6 है, दैट इज गैमेक्सीन। ठीक है बच्चों, और गैमेक्सेन बेसिकली, राइट, इसको लिंडेन भी कहते हैं, गामा आइसोमर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एंड फ्रॉम योर थियरी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। जस्ट टू शो यू आई एम शोइंग फ्रॉम दिस चैप्टर। टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेस में देखो, विच ऑफ फॉलोइंग इज गामा आइसोमर ऑफ BHC? आंसर इज लिंडेन। ठीक है, फिर से देखो, नेम गामा आइसोमर ऑफ BHC, आंसर इज लिंडेन। वो एक ही एक्सरसाइज में उन लोगों ने 2-3 बार खुद ही पूछ लिया है, तो आप सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। 4 नाम है, कोई भी लिख दो।
आइडियली राइट गैमेक्सेन और लिंडेन, दो में से एक तो एटलीस्ट लिख दो। तो ये हुआ आपका लेस हैजार्डस, ठीक है। और ये अब ये टाइम पास है, मैं इसलिए आपको बोला ना ये चैप्टर टाइम पास है। क्यों? लेस हैजार्डस बनाओ, सेफर बनाओ, एक ही बात है ना यार। डिजाइन सेफर केमिकल, बोलोगे सर ये क्या बकवास है बकवास है ये चैप्टर, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो डेवलप प्रोडक्ट्स दैट आर लेस टॉक्सिक, ठीक है, सिंपल, और रिक्वायर लेस टॉक्सिक रॉ मटेरियल्स, एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एडिपिक एसिड इज यूज्ड इन द पॉलीमर इंडस्ट्री, अभी किया हमने पॉलीमर इंडस्ट्री में बच्चों। एडिपिक एसिड कहाँ? नायलॉन 6 बनाया, ठीक है। अभी बेंजीन जो है वो एडिपिक एसिड बनाने के लिए यूज होगा। कॉमन सेंस भाई, एडिपिक एसिड क्या था? बेंजीन की रिंग को खोल के फिर एडिपिक एसिड बनाते हैं बेसिकली। पर प्रॉब्लम यह है कि बेंजीन कार्सिनोजेनिक है। बेंजीन ज्यादा यूज किया तो बेंजीन कैसा है? कार्सिनोजेनिक है। जिन बच्चों को नहीं पता कार्सिनोजेनिक इसका मतलब क्या होता है, कैंसर कॉजिंग। यस, कार्सिनोजेनिक मटेरियल એટલે શું? कैंसर कॉजिंग मटेरियल। सभी बच्चों को समझ रहा है ये? कैंसर कॉजिंग है ना, जैसे टोबैको कार्सिनोजेनिक होता है। और बेंजीन जो है वो VOC भी है। VOC क्या होता है? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उड़ जाता है, तो ये एयर में पोल्यूशन भी कॉज करता है। तो इसीलिए ड्रैथ एंड फ्रॉस्ट नाम के प्रोसेस में, ड्रैथ एंड फ्रॉस्ट प्रोसेस बोलते हैं बेसिकली, अब एडिपिक एसिड को ग्लूकोज से बनाया जाता है, बेंजीन से नहीं बनाया जाता। ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है क्योंकि ग्लूकोज नेचुरल मटेरियल है जिससे पोल्यूशन नहीं होता। अगेन ये आपके MHCET के लिए और बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन भी है और ये 1 मार्क क्वेश्चन भी है। क्या नाम है प्रोसेस का? बोलो, ड्रैथ एंड फ्रॉस्ट प्रोसेस। यस बच्चों, याद रहेगा। ड्रैथ एंड फ्रॉस्ट प्रोसेस में क्या होता है? एडिपिक एसिड को कैसे बनाया? ग्लूकोज से बनाया। पहले कैसे बनाते थे? बेंजीन से बनाते थे, पर बेंजीन कैंसर कॉज करता है इसलिए नहीं यूज करेंगे, ठीक है। यूज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरी, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे? सॉल्वेंट जो है वो थोड़े सेफ वाले यूज करने और ज्यादा क्वांटिटी में भी यूज नहीं करने, वेस्ट नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर या सुपर क्रिटिकल CO2। अभी मैंने आप लोगों को क्रिटिकल टेम्परेचर स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ाया था, ठीक है, कि गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं अपन, है ना, वो था फंडा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो गैस को लिक्विफाइड फॉर्म में एज अ सॉल्वेंट यूज कर लो। उससे फायदा क्या होगा कि अगर आपको ऐसे जो हैवी टॉक्सिक केमिकल्स वाले सॉल्वेंट्स है जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, ये सब यूज नहीं करना पड़ेगा। CO2 का फायदा क्या है कि भाई एटमॉस्फेयर में वैसे भी CO2 रहते हैं, प्लांट्स अब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। वाटर, भाई मॉइस्चर जाएगा तो उससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं होगा, समझ पा रहे हो? तो इसलिए ऐसे सॉल्वेंट यूज करो जो ज्यादा पोल्यूशन कॉज ना करें, रादर देन यूजिंग हैलोजन वाले सॉल्वेंट्स। क्या ये बात समझ में आई? तो वाटर को ज्यादा यूज करो बिकॉज वाटर इज सेफ एंड बिनाइन वाइल डाइक्लोरोमीथेन इज वेरी हैजार्डस, ठीक है। एक एक लाइन में एक्सप्लेन करना है, ज्यादा इस पे PhD नहीं करनी है, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। चलो, डिजाइनिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। ऐसे सिस्टम्स और ऐसी मशीन्स बनाओ या ऐसे प्रोसेसेस बनाओ जिसपे एनर्जी की एफिशिएंसी ज्यादा हो, कम एनर्जी में ज्यादा प्रोडक्ट मिल सके। कैसे भाई? यूज ऑफ प्रॉपर कैटलिस्ट कर लो तो कम एनर्जी में ज्यादा मिलेगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करो ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए, इसके ऊपर तो पूरा चैप्टर है बायोलॉजी में या बायो में, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नाम का चैप्टर है। यूज ऑफ रिन्यूएबल मटेरियल्स आप लोग स्कूल से करते आए हो, EVS में सोलर एनर्जी यूज करना, सोलर पावर्ड बैटरी यूज करना, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, बकवास है ये सब, छोड़ दो, ठीक है। तो बायो कैटलिस्ट का यूज, दैट इज बकवास। चलो नेक्स्ट, यूज ऑफ रिन्यूएबल फीडस्टॉक। रॉ मटेरियल ऐसा यूज करो जो थोड़ा ज्यादा रिन्यूएबल फॉर्म में हो, जैसे कि प्लांट बेस्ड सोर्स, फॉर एग्जांपल रादर देन क्रूड ऑयल, प्लांट बेस्ड सोर्स रादर देन क्रूड ऑयल, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल कैसा है कि भाई यूज द केमिकल्स विच आर मेड फ्रॉम रिन्यूएबल प्लांट बेस्ड रिसोर्सेज। कुछ नहीं है इसमें समझाने जैसा, क्या है, ठीक है। हाँ, उन्होंने, ठीक है, बाकी कुछ नहीं, बकवास। रिड्यूस डेरिवेटिव्स, मिनिमाइजेशन ऑफ स्टेप्स। कोई भी केमिकल प्रोसेस कैरी आउट कर रहे हो तो उसको लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में कैरी आउट करने की कोशिश करो। ट्राई टू फिनिश इट इन लेसर नंबर ऑफ स्टेप्स। क्या होगा उससे? ओवरऑल एनर्जी सेविंग होगी, बाय प्रोडक्ट्स कम बनेंगे एंड कॉस्ट सेविंग भी होगी। अननेसेसरी डेरिवेटिव्स या अननेसेसरी ग्रुप्स बनाना,
उसमें जरूरी नहीं है। ठीक है बच्चों, इसका एग्जाम्पल अच्छा दिया हुआ है। एग्जाम्पल है सिंथेसिस ऑफ मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फ्रॉम एम हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ना यहाँ पर क्या होता है एक्चुअली, पहले हम लोग प्रोटेक्शन के लिए एक ग्रुप लगाते हैं, फिर डी प्रोटेक्शन के लिए ग्रुप लगाते हैं। अब आप लोगों को मैंने अल्कोहल फिनॉल में ना डिटेल में पढ़ाया, आपको याद होगा सब बच्चों को, कि भाई फिनॉल का कोई रिएक्शन करना है तो पहले फिनॉल को फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करो, ये बताया था मैंने, याद है सबको, है ना। फिर पूरा रिएक्शन कर लिया, फिर वापस उसको हाइड्रोलाइज करो और फिर से फिनॉल में कन्वर्ट करो, ताकि यहां पे जो भी हमको लगाना था, ऑर्थो पैरा जो भी पोजीशन पे कुछ लगाना था वो लगा सके हम लोग। इसका ये डायरेक्ट मतलब नहीं हो गया बच्चों कि यहाँ पे फालतू में आपने टाइम वेस्ट किया कि भाई पहले फिनॉक्साइड बनाया फिर वापस फिनॉल बनाया, तो उसमें क्या हुआ, आपका टाइम, पैसा और एनर्जी वेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? फालतू में आपके स्टेप्स बढ़ गए, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसे जब रिएक्शंस आप कर रहे हो तो ट्राई करो कि यू डू इट इन लेसर नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, बहुत सिंपल फंडा। उन्होंने एक एग्जांपल दिया है बेंजाल्डिहाइड का, ये जब अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर हम करेंगे डिटेल में तो आपको समझ में आएगा इसके बाद। ठीक है, तो ये एग्जांपल अभी मैं नहीं कर रहा, ये मैं उस चैप्टर में कवर कर लूंगा। चलो, यूज ऑफ कैटालिसिस, ऑब्वियसली ना कैटलिस्ट यूज कर लो, जल्दी जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। तो क्या होगा आपको कि आपकी भाई वेस्ट प्रोडक्ट कम होगी और टाइम कम होगा, एनर्जी डिमांड कम होगा, सीधी बात है। यूज ऑफ कैटलिस्ट हेल्प्स टू मिनिमाइज वेस्ट, रिड्यूस टाइम एंड एनर्जी डिमांड। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा यहाँ पे पूछा है लोग ने, कैटलिस्ट, अब ये पॉपुलर प्रोसेसेस हैं जो सबको मालूम है, सबको मालूम है ना सारे ये प्रोसेसेस। चलेंगे बताएंगे सब बच्चे कि क्या क्या कैटलिस्ट यूज होता है। मैं इसको पॉज करता हूँ, एक देखो आप अभी 2 मिनट लो और सॉल्व करो। ऑफ कोर्स यू हैव प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। निकल रहेगा तो हीट करने का, प्लैटिनम पैलेडियम रहेगा तो नहीं करने का, बहुत बार बता चुका हूँ सेबेटर सेंटरसन रिएक्शन। हेबर्स में क्या था, फाइनली डिवाइडेड आयन था और मॉलिब्डेनम आपका प्रमोटर था। एचडीपीई में ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट था। ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट में क्या था बच्चों, याद करो, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड, अभी हमने पॉलीमर्स में किया हुआ है। H2SO4 में तो सबको मालूम है, V2O5 यानी कि वेनेडियम पेंटॉक्साइड। एंड फिशर ट्रॉप्स में एक्चुअली आपका कोबाल्ट और थोरियम, या इन मेनी केसेस कोबाल्ट और रुथीनियम नाम का एक मेटल है, और ये सब एक्टिनॉइड सीरीज के मेटल्स हैं, उसमें से यूज होता है एक अलॉय, कोबाल्ट थोरियम अलॉय। ठीक है, ये वाला शायद नहीं पता होगा तो लिख के रखना, फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस। ठीक है, कोबाल्ट थोरियम अलॉय। एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस आई होप। चलो, नेक्स्ट है आपका डिजाइनिंग फॉर डिग्रेडेशन। ऐसा बनाओ जिसको बायोडिग्रेड कर सके, ऑफ कोर्स, है ना। डिजाइन केमिकल्स इन सच अ वे दैट दे कैन बी डिस्कार्डेड इजीली। ओके, सो यहाँ पर ऑब्वियसली ऐसे केमिकल, जैसे अभी डीडीटी की बात की, भाई उसको नहीं यहाँ वहाँ फेंक सकते थे क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं था। तो ऐसा चाहिए जो टॉक्सिक भी ना हो, बायोडिग्रेडेबल हो, ताकि नेचर में फेंक दिया तो भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसका अच्छा एग्जाम्पल ये है कि भाई बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स यूज करो, ऑब्वियसली, जैसे कि PHBV, नाइलॉन 26, है ना। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स और बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स को यूज करो। प्लास्टिक को रिसाइकल करो। ठीक है, रियल टाइम एनालिसिस ऑफ पोल्यूशन एंड इट्स प्रिवेंशन। पोल्यूशन को आप रियल टाइम एनालिसिस करो, ऐसा मत करो कि अच्छा ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आज आपने एक नई गाड़ी बनाई, सपोज इलॉन मस्क ने टेस्ला बनाई, सही है। पूरी दुनिया किसमें पागल हो गई, अरे नई टेक्नोलॉजी, मस्त टेक्नोलॉजी, ये वो, ठीक है। पर क्या आपको ये भी रिसर्च करनी जरूरी है कि आज ये टेक्नोलॉजी बहुत फायदेमंद है, अच्छा है, व्हाट विल हैपन 10 years लेटर? क्या ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए न्यूसेंस तो नहीं बन जाएगी? क्या ये एनालिसिस आज करना जरूरी है? यस और नो, है ना। जैसे जब मोबाइल फोन नए नए आए थे, एवरीबडी वाज एक्साइटेड, एवरीबडी वाज हैप्पी। आज क्या हो रहा है, आज सारी कंपनीज बोल रही है हम चार्जर नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जमा हो गया है। तो ये एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि भाई आज हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट का फायदा भी है, अच्छी बात है, पर
क्या ये पोल्यूशन में ऐड करने वाला है, क्या ये एनवायरनमेंट को आगे जाके नुकसान पहुंचाने वाला है। आज मैं एक नई कार बनाता हूं फॉर एग्जांपल, जिसकी मशीन आज अच्छी लग रही है आपको, बट पता चला 2 साल बाद वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कॉज करने वाली है एनवायरनमेंट के लिए। सो ऑब्वियसली सच थिंग शुड नॉट बी यूज्ड एंड शुड नॉट बी अप्रूव्ड, या फिर उनमें आपको टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए एनालिसिस करना बहुत जरूरी है एंड टू प्रिवेंट पोल्यूशन एंड हार्मफुल इफेक्ट्स टू द एनवायरनमेंट। Okay, so analytical methodologies should be developed or modified so that monitoring of processes is possible. ठीक है ना बच्चों? एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका ये भी हो सकता है, अभी कोविड में आप सबने देखा होगा, जैसे ही कोविड आया, ठीक है, जैसे ही कोविड आया हर एक बंदा मास्क पहनने लग गया। ठीक है, सब मास्क पहन रहे, सब मास्क पहन रहे। ऑफ कोर्स पूरी दुनिया मास्क पहन रही है, करोड़ों बिलियंस ऑफ पीपल। क्या किसी ने रुक के ये सोचा कि इंडिया जैसे गधों के देश में मास्क पहन के फेंक दिया गटर में, तो क्या वो पोल्यूशन का बहुत बड़ा सोर्स बनने वाला है? हाँ कि ना? तो इसके लिए भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग लगेगी कि नहीं लगेगी? तो होता क्या है कि हम लोग शॉर्ट टर्म गोल्स बना लेते हैं और इसीलिए प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए ये एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है कि आज आप कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हो कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए, है ना बच्चों? और फिर उसको अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करना है कि आगे जाके वो हमारे लिए न्यूसेंस ना बन जाए। बहुत अच्छा एग्जांपल है ना? चलो आगे लास्ट है हमारा सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। ऑफ कोर्स यू हैव टू डेवलप प्रोसेसेस जहां पर एक्सीडेंट्स का रिस्क भी आपका मिनिमल हो जाए। एक एग्जांपल देखते हैं उसका इलस्ट्रेशन। For example, if the chemical process involves working with gaseous substances, ठीक है, then possibilities of accidents including explosion वगैरह is high। तो इसलिए क्या करना चाहिए? कोशिश करना चाहिए कि नॉन वॉलेटाइल लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंसेस के साथ आप ज़्यादा काम कर सको। ये तो कॉमन सेंस की बात होगी ना, जहाँ पर आपके पास ऐसे चांसेस हैं कि भाई कोई सिलेंडर है, गैस है, कुछ फटवट जाएगा, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप ऐसे केमिकल प्रोसेसेस को अवॉइड करो, लिक्विड्स या सॉलिड्स को ज्यादा प्रेफर करो, बिकॉज दे आर सेफर टू हैंडल कंपैरेटिवली। यस बच्चों? यस। तो ग्रीन केमिस्ट्री का रोल क्या है हमारे लिए? तो ये प्रिंसिपल्स हुए ग्रीन केमिस्ट्री के। तो इसका बेसिकली रोल क्या है? अभी आपको ये बोर्ड्स पे क्वेश्चन आता है बहुत टिपिकल 2 मार्क के लिए कि भाई व्हाट इज द रोल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो मैं आपको पॉइंट वाइज मार्क करा रहा हूं, आप पॉइंट नंबर 1 2 3 4 ऐसे सिर्फ वहां पे सर्कल करके पॉइंट लिखते जाएंगे। ठीक है बच्चों? देखो यस, तो पहला रोल ये है कि टू प्रमोट इनोवेटिव केमिकल टेक्नोलॉजीज दैट रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज ऑफ जनरेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस इन द डिजाइन, मैन्युफैक्चर एंड यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स। दैट इज पॉइंट नंबर 1। ये पहला रोल है। अच्छा, आपको ये सारे पॉइंट बहुत रेपिटेटिव भी लगेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। आपको लगेगा ये गधे हर लाइन में एक ही चीज तो बोल रहे हैं यार, घूम फिर के एक ही चीज बोल रहे हैं कि एनवायरनमेंट को बचाओ, हैजार्डस मत यूज करो। ऐसे चैप्टर में क्या होता है कि आप एज अ स्टूडेंट आप ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हो कि हाँ ये तो ईवीएस है, ये तो लिख लूंगा, पढ़ने की क्या जरूरत है। ट्रस्ट मी, आपको मैं बोलूं ना, आप अल्कोहल फिनॉल के आंसर शायद लिख लोगे अच्छे से, बट यहां पे आप प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में गए हो। आपको मैं बोलूं अच्छा 4 लाइन लिख के बताओ जरा एनवायरमेंटल पोल्यूशन पे, तो आप सर खुजाते बैठोगे क्योंकि आपने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो इसलिए मार्किंग करना, ढंग से एक बार पढ़ना और छोड़ देना, सीधा फिर बोर्ड के पहले उठाना और रिवाइज करना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना इस पे। चलो, इट हेल्प्स टू रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रोल नंबर 2 है। समझ रहे हो बच्चों? पहला है प्रमोट इनिशिएटिव व्हाटएवर द रिड्यूस द एलिमिनेशन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। सेकंड है रिड्यूस कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड रोल। थर्ड रोल है प्रिवेंट्स पोल्यूशन। आई होप सबको क्लियर है। ऑल्सो गिव्स यू अ न्यू वे ऑफ लुकिंग at chemicals and their manufacturing processes to minimize, ये पूरा एक ही पॉइंट है, to minimize negative environmental effects, ये चौथा है। ठीक है, और last but not least helps to protect the presence of ozone in the stratosphere for survival of life। ठीक है, also useful for control of greenhouse gases। अब आप बोलोगे सर ये तो एक ही बात हो गई ना, ओजोन और ग्रीन हाउस वाला एक ही हो गया ना, बट अगर 3 मार्क के लिए पूछ लिया तो 6 पॉइंट लिख के आना, तो अलग अलग पॉइंट्स में लिखना। ठीक है बच्चों?
सिंपल है, ग्रीन हाउस और ग्लोबल वार्मिंग तो सबको पता है ना क्या होता है। तो ये चैप्टर के दो पार्ट है, एक ग्रीन केमिस्ट्री एक नैनो केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री अपन ने यहाँ पे खत्म कर लिया, आज के लिए इतना करते हैं। नैनो केमिस्ट्री अगले सेशन में 15-20 मिनट में उड़ा देंगे अपन, ठीक है।